जी, तो अभी हम रैंक की बात कर रहे थे। तो पता चल गया होगा कि जब आप किसी भी टेंसर में डमी इंडेक्स को छोड़ देते हैं तो बाकी जो बचता है वो रैंक होता है, जितने इंडिसेस बचते हैं उसमें। तो जी, ये लाइन एलिमेंट आ जाता है, ये लाइन एलिमेंट है। ठीक है, डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू ये मीट्रिक टेंसर है, ये मीट्रिक टेंसर है। एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे पी डमी है, पी खत्म हो गया, यहाँ पे क्यू डमी है, क्यू खत्म हो गया, तो ये रैंक 0 आ गया। अब यहाँ पे जो है रैंक 0 है, तो इक्वेशन में इस साइड पे फिर कोई रैंक नहीं होगा। मतलब अगर राइट साइड से सारे इंडिसेस डमी हो तो फिर दूसरी साइड पे, लेफ्ट या राइट साइड पे, दूसरी साइड जो भी होगी वहां पे कोई इंडेक्स नहीं होगा। ये चीज भी आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद ये आप छोड़ दें रेसिप्रोकल, बाकी ये भी आप छोड़ दें फिलहाल। ये पीपीएससी के वाले से कोई इतना नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक चीज और आपने नोट करनी है कि जो क्रिस्टोफर सिंबल होता है ये टेंसर नहीं होता। क्रिस्ट बस ये चीज याद रखें कि क्रिस्टोफर सिंबल जो है वो टेंसर नहीं होता। ये देखें, क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर सिंबल्स आर नॉट टेंसर्स। ठीक है, ये एक मल्टीपल चॉइस है। उसके बाद बाकी फार्मूला करने की जरूरत नहीं है। आगे ये भी करने की, ये डेरिवेटिव वगैरह करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, अब आपने जो करना है ना वो ये है कि टेंसर फॉर्म जो होती है, जैसे ग्रेडियंट है, डेल फाई की टेंसर फॉर्म क्या होगी। इस डेल फाई, वैसे तो डेल फाई को क्या कहते हैं आपको तो पता होगा कि डेल फाई को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें तो वो होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स फाई का, फिर आई आ जाता है, फिर प्लस आता है, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल वाई आता है, फिर दोबारा से फाई आता है, फिर जे आ जाता है, फिर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी आ जाता है, और फाई आ जाता है, और ये के आ जाता है। तो कहने का मकसद है कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। इस फॉर्म को टेंसर में हम इस तरीके से लिखते हैं कि पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स और कोई इंडेक्स। मतलब कि ये पहला कोऑर्डिनेट है, ये वाई जो है ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, ये जी जो है ये तीसरा कोऑर्डिनेट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कोऑर्डिनेट पी में वेरिएशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट और तीसरा कोऑर्डिनेट है। इसी तरह डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का क्या फार्मूला है। डाइवर्जेंस का जो फार्मूला है, किसी भी, ये जो टेंसर की डाइवर्जेंस है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब जो जी है ना, इसमें जी आप कह सकते हैं कि जी इज मैग्नीट्यूड ऑफ मीट्रिक टेंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ मीट्रिक टेंसर। ठीक है, बस इसको इस हद तक याद रखें। कर्ल क्या होगा, कर्ल इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। इस नोटेशन को कर्ल कहते हैं किसी भी टेंसर का। उसके बाद लप्लाशियन क्या होता है, किसी भी फाई का लप्लाशियन जो होता है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, और बाकी ये छोड़े, नेक्स्ट चलते हैं। बस ये दो चार चीजें थी इसमें। रैंक का पता होना चाहिए, छोटे छोटे लॉज का पता होना चाहिए, और कंट्रावेरिएंट टेंसर क्या,
होता है उसमें इंडेक्स कहाँ होता है, कोवेरिएंट क्या होता है उसमें इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, ये था। नेक्स्ट देखते हैं। ये जरा, मुझे लगता है कोई स्टूडेंट सो रहा है, क्लास लेते लेते ना नींद में गुम हो गया है। माइक ऑफ रखा करें जी। ये कहाँ से आवाज आ रही है? 6 लोग हैं मेरे अलावा। ये तो आप जानबूझ के लगता है कर रहे हैं। चलो इसका एक हल निकालते हैं, बस 1 मिनट रुके। ये, ये अक्सा की आवाज आ रही है, अक्सा। हाँ ये जो शुगल है ना, ये शुगल अभी 1 मिनट में खत्म कर लेते हैं। हाँ जी, अब देखें जरा, अब नहीं आएगी। हाँ अब नहीं आएगी आवाज। ठीक है। मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे अगला चैप्टर नहीं मिल रहा, या इस बुक में 7 चैप्टर ही हैं? इसमें तो सिर्फ 7 चैप्टर है, बाकी काम हम यहाँ से करते हैं टेंसर का। तो जी, ये वाली बुक हमारी खत्म हो गई है, वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। तो ये मैं बंद कर रहा हूँ। अब जो थोड़ा सा काम रह गया है बाकी टेंसर का, कुछ 2-4 बातें रह गई हैं, वो हम करते हैं इस बुक से। ये मैंने बुक एक ओपन की है, ये मैं आपको दिखा दूं। ये वेक्टर एनालिसिस एंड कार्टेशियन टेंसर्स हैं। ये कैंडल की बुक है, जिसमें हमारे पास आ जाता है जी, ये टेंसर वाला जो टॉपिक है 244 पेज पे। इसमें से कुछ अहम चीजें हैं, सिर्फ वो मैं आपको नोट आउट करवा देता हूँ। सिमेट्रिक तो हमने कर लिया है। सिमेट्रिक का हमें फार्मूला पता है कि जब माइनस आ जाएगा तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है। कोर्निकर डेल्टा का भी हमें पता चल गया है। उसके बाद अल्टरनेटिंग टेंसर एक होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अल्टरनेटिंग टेंसर में 3 इंडिसेस होते हैं आई जे के, 3 इंडिसेस होते हैं। तो आई जे के में इसकी वैल्यू 0 होगी अगर दो या दो से ज्यादा, दोनों, 2 या 3 इंडिसेस सेम हो इधर, मतलब अगर इस तरह हो जाए E112, तो 2 और मोर ऑफ द सुफिक्सेस आर इक्वल, तो 1 1 इक्वल है, तो इसको डायरेक्ट हम 2 के इक्वल लिख सकते हैं, 0 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो परमुटेशन है इस तरीके से, आई जे और के, अगर ये इस तरतीब में हो के 1 2 3, मतलब आई जे के या जे के आई या के आई जे हो, अगर इस तरतीब में होगा तो आंसर 1 आएगा, अगर ये तरतीब उल्टी करेंगे तो आंसर -1 आएगा। ठीक है।
ये अल्टरनेटिंग टेंसर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अल्टरनेटिंग टेंसर का जो रैंक होता है ये थर्ड रैंक होता है, थर्ड ऑर्डर होता है, मतलब इसका रैंक 3 होता है। अल्टरनेटिंग टेंसर का और क्रोनिकर डेल्टा का क्या रिलेशन है? तो अल्टरनेटिंग टेंसर का और क्रोनिकर डेल्टा का ये रिलेशन है कि दो अल्टरनेटिंग टेंसर आ जाए तो इनमें रिलेशन कैसे बनाना है। यहाँ पे आई जे के है और यहाँ पे आर एस के है, ठीक है, मतलब के रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है उसको भूल जाए, मतलब इसको छोड़ ही दें आप। बाकी क्या बचा, आई जे आर और एस, आई जे आर एस, इसको आपने यहाँ पे यूज करना है। कैसे? इसमें जो पहला नंबर है आई और इसमें जो पहला नंबर है आर, पहला पहला नंबर यूज कर लिया और बाद में दूसरा दूसरा नंबर यूज कर लिया, मतलब कोर्निकर डेल्टा के साथ पहला पहला नंबर और दूसरा दूसरा नंबर, फिर माइनस, फिर इसके साथ दूसरा नंबर और जे के साथ पहला नंबर यूज करना है। ठीक है, ये इसको याद करने का तरीका है। आप कह सकते हैं कि फर्स्ट फर्स्ट नंबर, सेकंड सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट सेकंड नंबर एंड सेकंड फर्स्ट नंबर। ठीक है, कोर्निकर डेल्टा आ गया। उसके बाद अल्टरनेटिव टेंसर और कोर्निकर डेल्टा का रिलेशन आ गया। ये कर्ल, कर्ल को लिखने का ये भी तरीका है अल्टरनेटिंग टेंसर की फॉर्म में, ये आप याद करेंगे। और मैं देख रहा हूँ कोई चीज रह तो नहीं गई। अब ये देखें, एट पॉइंट फाइव, ये आपने इसको, ये तीनों पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है। अच्छा, जैसे देखें इसमें दूसरा पॉइंट है, मैं दूसरा पॉइंट सॉल्व करके बताता हूँ आपको। तो दूसरा पॉइंट हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अब इसमें जो है ना, अपने थर्ड वाले को भूल जाना, के को, ये आप छोड़ दें। तो ये दो करनी का डेल्टा माइनस फिर दो करनी का डेल्टा आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला पहला नंबर आई आ जाएगा, आर आ जाएगा, और फिर दूसरा दूसरा नंबर जे आ जाएगा और जे आ जाएगा, फिर माइनस पहला दूसरा नंबर आई आ जाएगा, जे आ जाएगा, और फिर इसका दूसरा नंबर और इसका पहला नंबर जे आ जाएगा और आर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये कोर्निका डेल्टा आ गया आई आर, और जहां पे दोनों इंडेक्स सेम हो गए ये 1 हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे जे डमी है, जे को भूल जाए, ये एक डेल्टा आ गया। तो एक सेकंड, इसमें एक रूल था, प्लस है कि माइनस है सेंटर में? हाँ, इसमें माइनस है। एक और रूल भी है, वो मैंने शायद आपको नहीं बताया, पहले वो बता देता हूँ फिर इसको अप्लाई करता हूँ। डेल्टा
ये है कि डेल्टा को हम किसी भी जब दूसरे टेंसर के साथ लिखते हैं तो कौन सा रिलेशन आता है। एक सेकेंड, ये अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, पहला पहला और दूसरा दूसरा इंडेक्स लिखा, माइनस पहला दूसरा इंडेक्स और फिर दूसरा और पहला इंडेक्स लिखा, ये डेल्टा आई आर आ गया। फिर डेल्टा जे जे वन हो गया माइनस, यहाँ पे जे डमी है तो ये डेल्टा आई आर बच जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छा, ये देखना है हमने, आप लोगों ने ये देखना है कि डेल्टा जो है, डेल्टा आई जे को डेल्टा जे आर लिख सकते हैं कि नहीं। मेरा ख्याल है नहीं लिख सकते, सॉरी जे आई लिख सकते हैं कि नहीं, ये हम नहीं लिख सकते, क्योंकि डेल्टा आई जे का मतलब है पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स आई और जे, तो बिल्कुल ये नहीं लिख सकते ना हम। सही है, डेल्टा जे जे की जगह पे, अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं बताता हूँ ये कैसे होगा, मुझे पता चल गया है, जिसने भी बताया ना अच्छा किया, बता दिया है। ये देखें, तो डेल्टा जे जे है ना, तो इसको डेल्टा वन वन प्लस डेल्टा टू टू, ये डमी इंडेक्स है तो ये इक्वेशन में ही ये वेरी करेगा, और डेल्टा थ्री थ्री, ये जे जे को हमने इसमें चेंज कर दिया माइनस, यहाँ पे जे सेम है, जे खत्म हो गया और डेल्टा आई आर रह गया। ठीक है, ठीक है, और डेल्टा वन वन, ये भी वन है, वन प्लस वन, ये थ्री डेल्टा आई आर माइनस डेल्टा आई आर, तो ये आ जाएगा टू डेल्टा आई आर। हाँ ठीक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोग इसको पेपर में कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं ये तीन आए, इस तरह का कोई भी आ सकता है, प्रूव कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है, ये स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है, और ये स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है
कि सेकंड ऑर्डर टेंसर जो होते हैं ना, उनकी आइगन वैल्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होती हैं। प्रूफ भी लिखा हुआ है, लेकिन प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखना है। और एक ये रियल सिमेट्रिक सेकंड ऑर्डर टेंसर हैज रियल आइगन वैल्यूज, ये थ्योरम आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। और ये एक तीसरा थ्योरम, इफ ए इज रियल सिमेट्रिक सेकंड ऑर्डर टेंसर, it is possible to choose a set of principal axes relative to which the components of A are। हाँ, ये रहने दें आप तीसरा, इसको फिलहाल पीपीएससी के लिए ये कोई इतना खास नहीं है कि ये पूछा जाए। ये भी 4 भी नहीं, सही हो गया। हाँ बस ठीक है। तो जी ये यहाँ तक हमने करना है काम इसका, वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का। सही है। जिन्होंने नहीं देखा वो यूट्यूब पे देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। तो अभी आपको मैं दोबारा से बता दूं हमने कौन कौन सा कोर्स कवर कर लिया है। ठीक है। हमने कर लिया जी, सबसे पहले नंबर पे हमने एफएससी पार्ट वन का काम किया, चैप्टर 1 से 3 तक। फिर मैथमेटिकल मेथड्स का काम किया। मेथड्स में हमने किया चैप्टर 1 किया, चैप्टर 2, चैप्टर 6, 7, 8। उसके बाद हम चले गए लीनियर अलजेब्रा पे। लीनियर अलजेब्रा की जो बुक है वहां से हमने थोड़ा बहुत काम किया, ये मिक्स किया। ठीक है। उसके बाद हमने टोपोलॉजी को पढ़ा। टोपोलॉजी के बाद हमने रियल एनालिसिस को पढ़ा। रियल एनालिसिस के बाद फंक्शनल एनालिसिस को पढ़ा। फंक्शनल एनालिसिस। फिर हमने मैकेनिक्स का काम किया। बताया मैंने सिर्फ आपको कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। और मैकेनिक्स के साथ कुछ पॉपुलर डिफरेंशियल इक्वेशंस का काम किया, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी इक्वेशन है। मतलब बेजल्स इक्वेशन है, उसके बाद हर्माइट इक्वेशन है, एरीज इक्वेशन है, पॉपुलर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और इसके बाद हमने कैलकुलस कैलकुलस किया, कैलकुलस 1, 2 और 3। ठीक है। कैलकुलस के बाद हमने डिफरेंशियल ज्योमेट्री का काम किया, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बाद हमने जो भी कोर्स किया वो वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का। माशाल्लाह हमने काफी काम किया है। क्यों अब्दुल सत्तार, आप इधर ही हैं कि भाग गए हैं? सो गए हैं? नहीं सर जी। तो ये देखें जी, हमने ये सारे कोर्सेज हमने अभी तक कवर कर लिए हैं, ये तरतीब से मैंने आपको बताया है। कोई मिस तो नहीं हो गया इसमें से? तो अभी जो मेरा प्लान है वो मैं आपको दो चॉइसेस दे रहा हूँ। आपने सिलेक्ट करना है कि आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ये वाला कोर्स करना है या न्यूमेरिकल एनालिसिस का। ठीक है। ये आपने बताना है, आपने ये वाला कोर्स करना है या ये वाला। ओडी सर। बाकी लोग भी बताएं। ओडी, ओडी।
न्यूमेरिकल 3 लोग ओडी कह रहे हैं और 2 लोग न्यूमेरिकल कह रहे हैं। चले ग्रुप में भी पूछ लेते हैं, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे वो भी बता सकते हैं, फिर हम उस हिसाब से कोर्स स्टार्ट कर लेंगे। आप ग्रुप में मैसेज करें जरा कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे 3 कोर्सेज जो है ना मशहूर मशहूर कोर्सेज रहते हैं। एक ओडी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस रहता है, और इसके साथ कम्प्लेक्स एनालिसिस है। लेकिन कम्प्लेक्स को मैं कह रहा हूँ कि अभी हम एंड पे छोड़ देते हैं। और उसके अलावा जो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और बस ये ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी का कोर्स है वो गुजनफर साहब पढ़ाएंगे आपको, और नंबर थ्योरी भी। तो वो तो चले वो उनके जिम्मे लगाया हुआ है हमने। तो इसके अलावा हमारे पास ये ओडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस और कम्प्लेक्स एनालिसिस, ये 2-3 कोर्सेज रह जाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप में फिर मैं मैसेज कर दूंगा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो। हाँ बिल्कुल, ओडी इजी है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस में बिल्कुल जो रिजल्ट्स हैं सिर्फ वो ही समझने वाले हैं। पीडी पीडी ओडी पीडी की ये इकट्ठा ही होता है। ओडी पीडी का जो है ना काम इकट्ठा ही होता है। असल में ये ओवरलैपिंग करते हैं ना, न्यूमेरिकल एनालिसिस और डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें काफी चीजें सेम होती है। लीनियर अलजेब्रा बिल्कुल शाम आउटलाइन वाली बुक से ही मैंने करवाया था। इसके साथ मैंने होवर्ड एंटन की बुक यूज की थी। 2 बुक्स मैंने यूज की थी, होवर्ड एंटन और शाम सीरीज, और एक और यूज की थी, विजय खन्ना की बुक थी, विजय के विजय के खन्ना, लीनियर अलजेब्रा के लिए। आप उस बुक को ग्रुप थ्योरी के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलें, सही है जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, सेमेस्टर में आपने क्या स्टडी किया था? हाँ, सेमेस्टर में आपने वो पीडीओडी लैदा लैदा कोर्सेज के तौर पे स्टडी किया था। देखे, पीपीएससी अगर क्लियर करना है ना आपने, पीपीएससी, तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पास करने की ट्रिक डिफरेंट है, समझ रहे हैं? इसमें उस तरीके से नहीं पढ़ाई करनी होती जो आप सेमेस्टर सिस्टम या अपनी कोर्स वर्क में पढ़ाई करते हैं। ये वाली पढ़ाई थोड़ी डिफरेंट है। ज्यादा लोग इसलिए रह जाते हैं, बड़े बड़े लायक और टॉपर्स रह जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो नहीं कर पाते कोर्सेज को कवर, कोर्सेज कवर नहीं कर पाते, सिर्फ इस वजह से रह जाते हैं। चलें, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।